हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लीज के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हमने दो वीडियोस में लीज को समझने की कोशिश की है। एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए वी विल गो टू द न्यूमेरिकल्स पार्ट, जिसकी आप सब लोग वेट कर रहे थे। तो लीज का क्या मतलब होता है? लीज इज अ काइंड ऑफ अ रेंटल एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी कन्वेज द राइट टू यूज एसेट टू अनदर पार्टी अगेंस्ट कंसिडरेशन और सीरीज ऑफ कंसिडरेशन। जो यहाँ पे पार्टी कन्वे करता है ये राइट, इसको हम बोलते हैं लेसर। ठीक है, और जिस पार्टी को ये राइट मिलता है उस पार्टी को हम बोलते हैं लेसी। ठीक है, सो वेयर द लेसर कन्वेज द राइट टू यूज द एसेट टू द लेसी अगेंस्ट सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन और सीरीज ऑफ कंसिडरेशन, दिस टाइप ऑफ अ एग्रीमेंट और दिस टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ लीज। लीज दो तरह की होती है, फाइनेंसिंग लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। अगर मैं फाइनेंसिंग लीज की बात करूं तो इसमें जो रिस्क्स एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप, ये ट्रांसफर होते हैं। ऑपरेटिंग लीज वो लीज होती है दैट इज नॉट अ फाइनेंसिंग लीज। देखो, जब लीज के एग्रीमेंट की हम बात करते हैं तो लीज के एग्रीमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। जो लीज टर्म होता है, अगर मेरा 5 साल का एग्रीमेंट है, उस 5 साल के एग्रीमेंट पे ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती, राइट ट्रांसफर होता है। फाइनेंसिंग लीज जो होती है उसमें डीम्ड ओनरशिप होती है, कि जो राइट है वो ट्रांसफर हो जाता है। आप ओनर की तरह ही बिहेव करते हो, आप ओनर की तरह ही बिहेव करते हो, तो जो भी रिस्क हैं, जो भी रिवॉर्ड्स हैं, आप वो ट्रांसफर करोगे। ठीक है। ऑपरेटिंग लीज वो लीज होती है जो फाइनेंसिंग लीज नहीं होती। मतलब इसमें जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं दैट आर इंसिडेंट टू द ओनरशिप, वो ट्रांसफर नहीं होते। अब हमने देखी थी 5 सिचुएशंस फाइनेंसिंग लीज एंड ऑपरेटिंग लीज को आइडेंटिफाई करने की। अगर ये 5 सिचुएशंस सेटिस्फाई हो रही, कोई भी एक सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, देन दिस वुड बी टर्म्ड एज अ फाइनेंसिंग लीज। अगर मैं बोलूं कि जो लीज टर्म है उसके एंड में ऑटोमेटिकली जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाए लेसी को, end of the lease term, the transfer the transfer of ownership is automatic, then it is a financing lease. अगर मैं बोलूं एंड ऑफ लीज टर्म में आप कोई छोटी सी अमाउंट दे दो दैट इज लेस देन द फेयर वैल्यू, तो आप उस चीज के ओनर बन जाओगे। सो इन दैट केस इट इज अ फाइनेंसिंग लीज। अगर मैं बोलूं कि जो मेरी एसेट है उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, आपके पास वो एसेट 9 ईयर्स के लिए, आपकी लीज की टर्म है 9 ईयर्स। ठीक है, तो जो मेजर इकोनॉमिक लाइफ है वो आप यूज कर रहे हो, तो ये फाइनेंसिंग लीज है। एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। जो एसेट है उसमें मैंने कुछ स्पेशलाइज की है, मैंने उसको स्पेशल बनाया है, उसमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस की हैं, तो इट इज अ फाइनेंसिंग लीज। जो लास्ट पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब जो मैंने एसेट खरीदा, अगर मैंने 10 लाख का एसेट खरीदा, आपने मेरे को बोला कि आप इस एसेट को 5 साल यूज करो एंड से मेरे को 2.5 लाख रुपए का आप रेंट दे दो हर साल। तो मैंने क्या बोला, जितने भी मेरे लीज रेंटल्स थे उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू माई फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। जो भी मेरी ग्रॉस पेमेंट थी, मैंने 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 5 साल दिया, 12.5 लाख रुपए दिया, वो मेरी ग्रॉस वैल्यू थी। इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, मतलब इसकी जो नेट वैल्यू होगी, दैट शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। लेसर के लिए जो फेयर वैल्यू होती है, लेसर कौन है? जो लीज पे एसेट देता है, जो एसेट देता है, जो राइट को देता है, उसके लिए फेयर वैल्यू क्या होती है? लीज रेंटल प्लस जीआरवी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। जीआरवी क्या था? कि लेसी ने इतनी वैल्यू गारंटी कर दी। यूजीआरवी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, मतलब जो लेसी ने गारंटी नहीं की उसको इतनी वैल्यू मिल रही है, बट ये उसके लिए गारंटीड नहीं है। तो लेसर के लिए अगर मेरे को फेयर वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? आई वुड से दैट इट इज एल आर प्लस जी आर वी प्लस यू जी आर वी, राइट। ठीक है, और जो ये है ये होगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू। फंडा क्या है? लेसर क्या बोलेगा, मेरी जो फेयर वैल्यू नहीं चाहिए, मैं उसको कैसे निकालूंगा? मुझे क्या मिल सकता है, वो इस पे देखेगा, मुझे क्या मिल सकता है, मुझे क्या
मिल सकता है, वो इस चीज को देखेगा मुझे क्या मिल सकता है। लेसर को तो कुछ मिलेगा तो वो देखेगा उसको टोटल में कितना मिल सकता है। एंड लेसी क्या करेगा, मुझे कितना देना है, मुझे कितना देना है। वो इस क्वेश्चन को देखेगा मुझे कितना देना है, तो उसके हिसाब से फेयर वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज टर्म, जो भी वो लीज रेंटल देगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्लस जो भी उसने गारंटी की उसकी। अब मुझे बोलो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मेरे पास एक एसेट है 50,000 का, ये मेरा एक फोन है जो मैंने 2 साल के लिए लीज पे दिया है। तो मेरा लीज का टर्म हो जाएगा 2 इयर्स। उसके बाद मुझे 2 साल के बाद इस फोन का मिलेगा 10,000। तो आज मेरी इसकी कॉस्ट क्या है, 50 लाख रुपए। ठीक है, 1 साल बाद मुझे इसका से कोई लीज रेंटल एक्स मिलेगा, फिर मुझे सेकेंड ईयर के बाद वहां पे 10,000 मिलेगा, राइट। यहाँ पे भी मैं कुछ रेंटल लूंगा। तो लेसर क्या बोलेगा, लेसर ये बोलेगा कि मेरे को तो ये 10,000 मिल रहा है, बट ये तो ग्रॉस है, ये तो मेरे को 2 साल बाद मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इसकी कमी होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम आज कोई चीज़ 8,000 की खरीद रहे हैं, फ्यूचर में जाके तो वो चीज़ महंगी की मिलेगी। तो फ्यूचर में अगर कोई चीज़ 10,000 की है, मतलब आज उसकी वैल्यू कम है, तो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। आप इसको क्या करोगे, आप इसको डिस्काउंट करोगे। इसका कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए मैंने आपको उसका थोड़ा सा हिंट दे दिया पहले ही। ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन इस चैप्टर की। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन मशीनरी एंड फाइनेंस लीज। मतलब जो हमारा स्टेप 1 था, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लीज, वो तो हो गया क्योंकि क्वेश्चन ने चला के बोल दिया कि ये फाइनेंसिंग लीज है। द इंफॉर्मेशन इज अंडर, उन्होंने बोले जो लीज टर्म है वो 4 साल है। फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ लीज 20 लाख, मतलब ये मेरी कॉस्ट है। और उन्होंने आपको बोला जो लीज का रेंट है दैट इज 6,25,000 पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब आपको हर साल ईयर एंड पे 6,25,000 रुपये देना पड़ेगा। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है आपकी 1,25,000। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है आपकी 3,75,000। तो आपकी GRV 1,25,000 है, आपकी रेजिडुअल वैल्यू 375 है। तो आपकी UGRV क्या हो जाएगी, UGRV निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे देखते हैं, 3,75,000 माइनस 1,25,000, तो ये हो जाएगी आपकी 2.5 लाख रुपए। तो 3,75,000 में से उसको 1,25,000 की गारंटी है और 2.5 लाख की उसको कोई गारंटी नहीं है। जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 15%। आपको डिस्काउंटेड रेट्स दे दिए। अगर क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटेड रेट्स नहीं दिए हैं, तो आप निकालोगे कंपाउंडिंग वैल्यू। कंपाउंडिंग वैल्यू क्या होती है, 1+R/100। 1+R/100। तो आप ये देखो, अगर आपने, आपकी कंपाउंडिंग वैल्यू ये है 1.15 हो जाएगी इस केस पे, 1+15/100, तो 1 प्लस 0.15 1.15। तो अगर आप 1 रुपये अभी लगाओगे और उसको बोलोगे 10 साल बाद मेरे को कितना मिलेगा, तो आप क्या करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1.15 रेज टू द पावर 10। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई फ्यूचर वैल्यू। मैंने आपको बोला प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर मैं आपको ये दे रहा हूँ और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर दोगे, आप सिंपली डिवाइड कर दोगे। तो आप कैलकुलेटर पे क्या करोगे, कैलकुलेटर पे आप जाओगे, आप अपना 1 डिवाइडेड बाय 1.15, तो आप ये करोगे तो आपको आपका रेट मिल जाएगा। 0.8696 आ गया आपका कैलकुलेटर पे। ठीक है, फिर आप वो सेकेंड रेट निकालने के लिए आप एक और इक्वल टू दबाओगे, तो आपका 0.7561 आ गया। फिर आ गया आपका 0.6575, एंड फिर फोर्थ साल का आ गया 0.5717। मेजरली आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इन केस आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैलकुलेटर में इसको कैसे निकाल सकते हो। मेन आ जाओ आप क्वेश्चन पे। उन्होंने आपको बोली है वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी, आपको निकालनी है लीज लाइबिलिटी।
एज पर AS 19, एंड इसका डिस्क्लोजर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखते हैं, आप इसके लिए एक टेबल बनाओगे सबसे पहले। ईयर, ठीक है, आपका लीज रेंटल, ठीक है, इम्प्लिसिट रेट, डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा यहाँ पे आपका, एंड इसकी अमाउंट 1 2 3 4। अब आपका लीज रेंटल देखो, 6,25,000 है चारों साल के लिए। ठीक है, और जो ये वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लेसी के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। लेसी के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो उसकी जो लीज लाइबिलिटी होगी उसमें उसकी क्या इंक्लूडेड होगी, GRV भी इंक्लूडेड होगी। तो आप यहाँ पे लिख लो, 4th ईयर में ही आपको 1,25,000 की GRV है। ये है आपकी GRV, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इम्प्लिसिट रेट आपको दिया हुआ है 0.8696, 0.7161, 0.6575, 0.5718, 0.5718। तो अब आप निकाल लो अमाउंट। ये आपकी क्या है, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है। दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू, दिस इज योर रेट। अब आप निकाल रहे हो आपकी प्रेजेंट वैल्यू। मतलब जिस दिन आपने ये एसेट लीज पे दिया उस दिन ये 6,25,000 की क्या वैल्यू थी। 6,25,000 इंटू 0.8696, ये आपके आ जाएगी 543,500। फिर करते हैं 6,25,000 इंटू 0.7561, ये आपके आ जाएगी 472,563। नेक्स्ट वाली है आपकी 410,937। नेक्स्ट वाली है आपकी, कैलकुलेट करते हैं, 6 25 इंटू 0.5718, ये है आपकी 357,375। ठीक है, 1 25 इंटू 0.5718, ये है आपकी 71475। इसका क्या मतलब है कि अगर आप आज 4,72,563 किसी को दोगे, 2 साल बाद उस रुपी उसकी वैल्यू हो जाएगी 6,25,000। अगर मैं 4 साल बाद किसी को 1,25,000 दे रहा हूं, इसकी क्या मतलब है कि आज मैं उस बंदे को अगर दूंगा तो मैं उसको 71,475 दूंगा। इसका सम निकाल लेते हैं। +357,375 +410,937 +472,563 +543,500। तो ये आपकी आ रही है 18,55,850। अब आप ये देखो, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20 लाख आ रही है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं तो ये इक्वल टू 20 लाख आ रही है। तो इसलिए ये फाइनेंसिंग लीज थी। क्वेश्चन में दिया हुआ था फाइनेंसिंग लीज है। वो हमें क्यों दिया हुआ था, क्योंकि आप ये देखो, अगर मैं लेसी के पर्सपेक्टिव से देखो, किसके पर्सपेक्टिव से, मेरे लेसी के पर्सपेक्टिव से, तो जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस MLP में मेरा ये आ जाता है हमारा MLP एंड GRV। ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी ये, एंड डिस्क्लोज इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस केस में हम सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लेसी की परस्पेक्टिव से इसकी एंट्री पास करेंगे, तो फाइनेंसिंग लीज में हमें क्या पता है, फाइनेंसिंग लीज में हमें ये बात पता है कि जो एसेट है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एसेट हमारा डेबिट होता है। ठीक है, हम अपनी बुक्स में एसेट रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारी लीज लाइबिलिटी बन जाती है क्योंकि हम इसके लिए लाइबल हैं। ठीक है, इस पे हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, आप नोट एक्स्ट्रा लिख लो नोट में।
अब डेप्रिसिएशन ऑन एसेट प्लस इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। आप ये दो चीजें करते हो, ठीक है। अगर मैं एसेट की अब यहाँ पे अमाउंट की बात करूँ, आप कौन सी अमाउंट डेबिट करोगे? तो आप वो अमाउंट डेबिट करते हो जो कम होती है। 1,85,18,55,850 एंड 20 लाख में से कौन सी कम है? 18,50,850। तो आप इस अमाउंट को यहाँ पे डेबिट करोगे। आप डेबिट इसलिए करते हो क्योंकि आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हो, ठीक है। क्यों? एक्चुअल वैल्यू तो बेसिकली ये है ना, प्रेजेंट। आप क्या आज प्रेजेंट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको पूरा पॉइंट क्लियर है कि हमने इस चीज में क्या किया, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये हमने बेसिकली क्यों किया है, तो अगर आप लीज लाइबिलिटी का अकाउंट बनाओगे, लीज लाइबिलिटी अकाउंट, वैसे आपको इसमें अकाउंट्स नहीं बनाने को आते, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बाय एसेट 18,55,850, ठीक है। अब आप इस पे इंटरेस्ट लगाते जाओ, बाय इंटरेस्ट, इस पे 15% इंटरेस्ट लगा दो। फिर आप पेमेंट कर दो टू बैंक, फिर आपका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस 625। तो आप भी देखो, आप एंड में आप ग्रॉस वैल्यू दे रहे हो बेसिकली, मुद्दा ये है। ऐसे करके आप चारों साल का निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो नेट में पेमेंट कर रहे हो वो आप किस चीज़ की कर रहे हो, वो आप कर रहे हो ग्रॉस वैल्यू की, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा फंडा क्लियर है कि आपको इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी होती है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अब इसमें सबसे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ सर्टेन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब आप लीज क्यों देते हो? देखो, आप लीज इसलिए देते हो क्योंकि आपको उस पर ब्याज कमाना है, आपको इंटरेस्ट कमाना है। आपने अगर किसी को 20 लाख का एसेट दिया, ठीक है, और आपने बोला तो मेरे को उसके 20 लाख रुपए दे दे, तो उसको यूज कर ले, तो उसके 20 लाख रुपए दे दे। आपने क्या कमाया? आपने तो कुछ नहीं कमाया। आप लीज क्यों करते हो? आपको कुछ कमाना है। आप क्या कमाओगे? इंटरेस्ट कमाओगे। तो अब आप निकालोगे इस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालोगे आप। अच्छा, जो ये इंटरेस्ट है, जो ये इंटरेस्ट है, ये लेसर को मिलेगा, लेसर निकालेगा कि उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले निकालेगा कि ग्रॉस में, अगर मैं इन्फ्लेशन, एक वक्त के लिए इन्फ्लेशन को साइड में कर दूं, ग्रॉस में मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, मेरी ग्रॉस में इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी वो मेरे को कितनी मिल रही है, ठीक है। उसमें से मैं निकाल दूं कि अगर मैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता हूं तो मेरे को कितना मिलेगा। तो मुझे इससे क्या मिलेगा? मेरी फाइनेंस इनकम मिलेगी, जो मेरा इंटरेस्ट है बेसिकली। अगर मैं अपनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट को हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी फाइनेंस इनकम मिलेगी। तो इसमें हमें ये चीज करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं इसका। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला इज MLP प्लस GRV, जो भी हमारा टोटल रीज रेंट है, प्लस GRV प्लस UGRV। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमने GUGRV इसलिए लिया क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम लेसर के परस्पेक्टिव से निकालते हैं। लेसर ये बोलता है कि मुझे कितना मिलेगा, तो लेसर को तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी तो मिल सकती है। तो वो तो उस, देखो जब वो एसेट देगा तो वो इसमें UGRV भी तो इंक्लूड कर देगा कि इन केस अगर मेरे को वो UGRV नहीं मिला तो मेरा नुकसान क्यों हो। तो वो ऐसे अपनी लीज पेमेंट रखेगा कि उसको वो UGRV की भी अमाउंट मिल रही है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पर देखिए, प्रकाश लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू बादल लिमिटेड, मतलब ये मेरा लेसर हो गया, ये हो गया मेरा लेसी। फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन इज 28.3 lakhs, 28.3 lakhs। लीज टर्म 5 साल बोला है उसने। लीज रेंटर पर एनम 8 लाख रुपए है,
ठीक है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज 1.6, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज 3। मतलब जो मेरा यू जी आर वी है वो 3 - 1.6, 2.4 लाख रुपीज है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। आपको रेट दिया हुआ है, अब आपको फाइनेंस इनकम निकालनी है, ठीक है। ओके, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालते हैं सबसे पहले। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा फॉर्मूला था MLP प्लस GRV प्लस UGRV। MLP है हमारा 8 लाख, लीज का टर्म क्या है, 5 साल। 8 लाख इंटू 5 प्लस GRV था हमारा 1.6, 1,60,000 प्लस 240। ठीक है, तो ये आपका हो गया 43 लाख। तो आपकी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है जो आपको मिलेगा, ये आपको ग्रॉस मिलेगा आपके लेसी के थ्रू। लेसी आपको GRV तक ही देगा, बट अगर आप देखो आपको UGRV भी तो मिलना चाहिए। जो आपकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, आपको नेट नेट में मिलना इतना चाहिए। लेसी आपको गारंटी इतना उसने डे वन पे आपको कर दिया। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के पास भी जाते तो आपको वो UGRV की भी अमाउंट मिल जाएगी। तो नेट नेट में आपको कितना ग्रॉस में मिलना चाहिए, 43 लाख मिलना चाहिए। मतलब जब आप उस एसेट को, आपके पास जब वो एसेट आएगा तो आपकी बुक्स में वो ग्रॉस एसेट कितने का दिखाया जाएगा, 43 लाख का। कि आपको उस एसेट के बदले 43 लाख रुपीज मिले हैं। अब आप इसकी निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आप टेबल बना लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, यहाँ पे भी 8 लाख मिलेगा आपको। बट यहाँ पे आपको एडिशनल 3 जो आपका रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू जो आपके एसेट की है आफ्टर द लीज टर्म। ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट आपको लेसी गारंटी करता है और कुछ पार्ट वो नहीं गारंटी करता। फिर आप यहाँ पे आपका रेट लगा दो। आपको रेट दिए हुए 0.696, 0.7561, 0.6575 एंड 0.5718, 0.4972। आप यहाँ तक देखो, आप इन सबको सम कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 8 लाख से, तो आपका आ जाएगा 2,2,22,8,4,000। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5,46,920। तो इसका सम आपका आ रहा है 28,30,920। मतलब आपको मिल तो, जो आपके पास कैश आ रहा है, कैश आपके पास 43 लाख आ रहा है, बट उस कैश की आज की डेट में क्या वैल्यू है, उस कैश के आज की डेट में वैल्यू है 28,30,920, 900 रुपये बोल दो आप। तो आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसको हम अपनी नेट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये है आपकी 43 लाख। इसमें से आप निकाल दो 28,30,920 रुपीज़। तो आप देखो आप कमा रहे हो 14,70,000 का इंटरेस्ट मोटा मोटी। तो आप इतने का उस पे इंटरेस्ट कमा रहे हो। तो आपका मेन धंधा क्या होता है कि आप उस पे इंटरेस्ट कमाओ। तो आपने आप पे निकाला कि आप कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर कमा रहे हो। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर है। अब आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यार आप ये लीज रेंट निकाल के दिखाओ। मैंने तो आपको भी चला के बोल दिया कि आप ये आपका लीज रेंट है, अब आप लीज रेंट निकाल के दिखाओ। तो उसका भी चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आपको बोला एक मशीन है जिसकी लाइफ है 5 साल, टर्म ऑफ लीज है उसका 3 साल का, फेयर वैल्यू है उस मशीन की 5 लाख रुपए, UGRV अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है 50,000 रुपये, उसका जो रेट है वो है आपका 10%। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करते हैं। तो एक बढ़िया सा इसका डायग्राम बना लेते हैं। आज जब मैंने इस एसेट को खरीदा, इसकी कॉस्ट थी 5 लाख रुपए। 1 साल के बाद मेरे को इस पे कुछ एक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा एज अ रेंट। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0.9090।
0.9090, ये मेरा क्या है, डिस्काउंट फैक्टर है 10% पे। फिर मेरा जो दूसरा साल जाएगा, तो भी मैं कुछ अमाउंट एक्स पे करूंगा, इसका डिस्काउंट फैक्टर मेरा आ जाएगा 0.8264। फिर जो मेरा ईयर 3 है, उस पे मैं कुछ अमाउंट एक्स पे करूंगा, जहाँ पे मेरा डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा 0.7513। एंड ये वाला जो साल है, इसके एंड पे मेरे को इसके साथ 50,000 रुपये भी मिलेंगे। 50,000 क्या मिलेंगे, 50,000 का एसेट मिलेगा वापस, क्योंकि उसकी यूजीआर भी 50,000 है। और ये एसेट मेरे को किस में मिल रहा है, काइंड में मिल रहा है। ठीक है। तो क्या आप ये बात बोल सकते हो कि जो आपका लीज रेंट है, आपका जो लीज रेंट है, वो है फेयर वैल्यू में से आप प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकाल दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर भी निकाल दो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एन्युटी ऑफ लीज टर्म। बेसिकली मैंने आपको बोला कि देखो, आपका 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए में से आप वो निकाल दो जो आपको मिलेगा। आपको 50,000 तो मिल ही रहा है, 50,000 का तो एसेट मिल ही रहा है। ये 50,000 का एसेट आपको कब मिल रहा है, आपको थर्ड ईयर के एंड में मिल रहा है। तब जो 50,000 की वैल्यू, क्या वो 50,000 की वैल्यू आज भी है? नहीं, आज उस 50,000 की वैल्यू ऑफ कोर्स ज्यादा है। तो हम निकाल लो, सबसे पहले 50,000 इंटू डिस्काउंट रेट आपका 0.7513 है। मतलब आप अगर उस एसेट के आज 37,565 रुपीज देते हो, तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 50,000, मतलब तब आप ज्यादा ही पे करोगे। तो आप निकाल लो 37,565, ये -5 लाख, मतलब 462435। जो ये अमाउंट है, जो ये अमाउंट है, इतने का आपको रेंट तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। मतलब कुछ ना भी हो, इतने, इतना मिनिमम तो आपको चाहिए ही चाहिए। तभी आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे होगे। अब आप अपने डिस्काउंटिंग रेट से निकाल लो, तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि x इंटू 0.9090 प्लस x इंटू 0.8264 प्लस x इंटू 0.7513 प्लस 50,000 इंटू 0.7513 इज इक्वल टू 5 लाख। ये मैंने क्या किया, जो भी मेरी लीज टर्म का रेंटल था, मैंने सबकी क्या निकाली, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, काइंड की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ये तो मेरी 50 लाख की इक्वल ही होनी चाहिए, क्योंकि आज मैंने सॉरी 5 लाख लगाया, तो मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू इन सब रेंटल्स की, वो 5 लाख की इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वो निकालता हूँ, उससे मेरे को एक्स मिल जाएगा। एक्स क्या है, मेरा रेंट है। तो आप अगर x कॉमन ले लो, तो आपका आ जाएगा 0.9090 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513, और ये पूरा माइनस में चला जाएगा उधर, ये हमने निकाला है। तो आया है 462435। तो आपका x क्या हो जाएगा, 462435 डिवाइडेड बाय 2.4867। ठीक है। तो आपका x क्या है, 185,963.32। ठीक है। तो आपने जो यहाँ पे किया, वही तो ये फॉर्मूला भी बोल रहा है। तो आपको मैंने समझा दिया कि हम वो फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहा, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपका ये रेंट है, जिसको आप पे करोगे, जिसको आप पे करोगे। ठीक है। अब आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या है। इस क्वेश्चन में आपको 40 रेंट ही निकालने को बोला गया था। अब इसमें अगर हमें अर्न फाइनेंस इनकम भी निकालनी हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। अर्न फाइनेंस इनकम भी निकालनी हो, तो उसके लिए हमें पता है, हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में आप ये देखो, ये क्वेश्चन दिया था, क्या आपको पता है ये फाइनेंसिंग लीज है या ऑपरेटिंग लीज है? आपको तो कहीं बताया ही नहीं। तो अगर आप कोई भी ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, आपको अनअर्न फाइनेंस इनकम निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या देखोगे? पहले ये फाइनेंसिंग लीज है या ऑपरेटिंग लीज है? तो आइए वो देखते हैं। तो फॉर अ लीज टू बी फाइनेंसिंग लीज, सबसे पहला क्या था? ऑटोमेटिक ट्रांसफर। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला ऑटोमेटिक ट्रांसफर है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट, कोई भी स्मॉल अमाउंट की पेमेंट नहीं की है, एंड में कोई गारंटीड नहीं है। थर्ड, कोई स्पेशल नहीं है एसेट, जो भी एसेट आप दे रहे हो उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। फोर्थ, आप देखो मेजर इकोनॉमिक लाइफ अगर मैं बोलूँ तो वो 3 इयर्स है आउट ऑफ 5, तो ये है 60%। ये इसका आपका रेट होता है 75% तक। आप बोलते हो कि इट इज माइनर, उसके बाद है तो आप बोलते हो कि हाँ इट इज मेजर। हमारी बुक्स में हम 90% ही देखते हैं इंडिया में, बट अमेरिका में 75% है, तो हम 75% तक कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट था हमारा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस GRV शुड बी इक्वल टू इट्स फेयर वैल्यू। ये कंडीशन है, अब इस कंडीशन को हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब देख लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपकी लीज रेंटल अगर मैं लूँ, 1 2 3, 185,963 निकला था आपका। इसमें कोई GRV नहीं था, तो नील, 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 ऊपर तो आएगा ही नहीं, डैश डाल दो। ठीक है। रेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.909, 0.8264, 0.7513। तो आप निकाल लो। आपका मल्टीप्लाई जब आप करोगे, आप फिर ऐड कर लो, ऐड करके 185,963 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आ रहा है 462,434। तो दिस इज योर सम। तो आप निकालो, इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, देख लो कितनी परसेंट है, 462,434 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। तो ये आपका आएगा, कैलकुलेटर करते हैं, 462,434 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 92.48%। तो ये जो 92.48% है, दिस इज अप्रोक्सीमेशन कि हाँ इट इट इज ओके, इट इज इक्वल। तो ये फाइनेंस लीज है। सो दिस इज अ फाइनेंस लीज। तो अब आप निकाल सकते हो आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आपकी लीज रेंटल्स प्लस GRV प्लस UGRV। तो 18593 इंटू 3 प्लस UGRV कितना दिया हुआ है? 50,000। 18593, 18593 इंटू 3 प्लस 50,000। सो एक मिनट, 18963, सॉरी, इंटू 3 प्लस 50,000। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 607,889। तो आप ये वाली अमाउंट आप उनको ग्रॉस में दे रहे हो, इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर रहे हैं आपको इसको। तो लेस नेट इन्वेस्टमेंट, जो नेट इन्वेस्टमेंट है ये आपकी क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस जी GRV प्लस UGRV। ठीक है। ये है आपकी 5 लाख रुपए। तो आपने इंटरेस्ट में कितना कमाया? ₹107,889। सो ये है आपकी वो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि आपने डायरेक्ट ये नेट इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस GRV प्लस UGRV क्यों ले लिया? MLP प्लस GRV प्लस UGRV क्या है?
ये है जो लेसर को मिलेगा, जो लेसर को मिलेगा, ठीक है, लेसर को मिलेगा, लेसर को मिलेगा, लेसर ये चाहेगा कि मुझे कितना मिल सके, वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब निकालता है, जो भी मेरा एमएलपी, एमएलपी किस पे निकलता है कि मेरा फिक्स्ड एसेट की क्या कॉस्ट थी, तो वो यही चाहेगा कि उसके कॉस्ट कवर हो जाए, राइट, कॉस्ट है वो अपनी उसको एडजस्ट कर देगा इन्फ्लेशन को, तो उसकी निकल जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, वही होगी ना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो मेरा 5 लाख का एसेट था, ठीक है, ये उसकी कॉस्ट थी, ठीक है, इसके ऊपर उसको कुछ ग्रॉस में रुपया मिला, ग्रॉस में से उसको आप उसको मिल रहा है 607,889, ठीक है, तो वो ये बोलेगा कि इसमें से आप वो हटा दो जो मेरी कॉस्ट थी, कॉस्ट उसकी क्या है, दैट वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वॉट एवर ही अर्न्स, जो भी उसको बाद में जाके रुपया मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ही वो कॉस्ट होगी, उसको अपनी कॉस्ट भी पूरी करनी है, बट उसको मिल ज्यादा रहा है, तो उस ज्यादा में से उसने अपनी कॉस्ट निकाल दी, तो ये आपके आगे अनअर्न फाइनेंस इनकम। सिंप्लीफाइड वर्जन इसका ये होगा, कंक्लूजन, कि मैंने आपको बोला मेरी जो एसेट थी उसकी कॉस्ट थी 5 लाख, ठीक है, ये मेरा लेसर है, ये है मेरा लेसी, लेसी क्या निकालेगा, प्रेजेंट वैल्यू किस चीज़ की निकालेगा, एमएलपी प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, वो इसकी निकालेगा, क्योंकि लेसर को क्या ये मिल सकता है, हाँ, लेसर को ये मिलता है, ये मिलता है, ठीक है, वो प्रेजेंट वैल्यू जब निकालेगा तो प्रेजेंट वैल्यू किन चीज़ों की निकालेगा, एमएलपी प्लस जीआरवी, क्यों, क्योंकि उसको ये देना होता है, ये देना होता है, ठीक है, लेसर के लिए प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, एमएलपी प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, क्यों, क्योंकि उसको ये मिलता है, ये उसको देना होता है, तो लेसर वैसे ही हमारा लीज रेंटल डिसाइड करेगा कि उसकी ये तीनों चीजें कवर हो रही हैं, उसकी ये तीनों चीजें कवर हो रही हैं अलोंग विद द इंटरेस्ट दैट ही वांट्स, ठीक है, तो जो भी ग्रॉस में से मिलेगा, अगर आप उसके कॉस्ट निकाल दो, अगर आप उसकी कॉस्ट निकाल दो, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि हम कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं, हम तो प्रेजेंट वैल्यू में से कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, प्रेजेंट में अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू देखूँ, प्रेजेंट वैल्यू तो उसको 6 लाख मिल रहा है, 5 लाख का सामान लगाया उसने, 6 लाख उसको मिल रहा है, तो उसकी नेट में उसकी इंटरेस्ट की इनकम उस डेट पे क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है, तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने काफ़ी क्वेश्चंस करने की ट्राई की हैं लीज के ऊपर, एंड हमने एक जर्नल एंट्री देखी, वो जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है, दिस जर्नल एंट्री एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट, ये थी मेरी लेसी के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं आपको लेसर के पर्सपेक्टिव से बोलूं जर्नल एंट्री क्या होगी, लेसर के लिए इट वुड बी लीज रिसीवेबल, उसके लिए तो एसेट है, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और वो किसको क्रेडिट करेगा, एसेट, क्योंकि उसका एसेट जा रहा है। तो मैंने आपको दो मेन एंट्रीज एंड इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए, एक छोटा सा टॉपिक बचता है सेल एंड बैक लीज का, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।